स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे भंवर धाराएँ क्या होते हैं और भंवर धाराएँ का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो याद रखिएगा, भंवर धाराएँ का जो खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है फोको। 1895 ईस्वी में फोको ने भंवर धाराएँ के बारे में अध्ययन किए थे। भंवर धाराएँ होते क्या होते हैं? तो भंवर धाराएँ समझ लीजिए कि एक भौरे के समान, जैसे भौरे देखे होंगे आप लोग, जैसे हवा बहुत तेज जब चलता है तो भौरे बनता है उसी के समान जो है जनित्र के अंदर जो होते हैं, ऐसे जो कुंडलियां नचती हैं, गोलाकार हो जाती हैं, चक्करदार हो जाती हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है? भंवर धाराएँ कहा जाता है। मतलब उसके अंदर जो उत्पन्न धारा होगा, मतलब जनित्र के अंदर जो उत्पन्न जो धारा होगा वह क्या कहलाएगा? भंवर धाराएँ कहलाता है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो यहाँ लिख लेंगे, इसकी परिभाषा होगा, जब किसी चालक के बंद चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन किया जाता है, तो इस चालक में जल के समान चक्करदार जैसे जल के अंदर भी जो है, अगर जल का पानी जो बह रहा है तो उसमें भी ऐसे चक्करदार जो है भंवरे उत्पन्न होते रहते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा को लिखते चलिए अपने कॉपी में। जब किसी चालक के बद्ध भी लिख सकते हैं, चालक के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो इस चालक में जल में उत्पन्न चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भंवर धाराएँ कहते हैं। कितना आसान है। तो अब इनका परिभाषा एक बार और समझ लेते हैं। जब किसी चालक के बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जैसे जनित्र के अंदर जब उसको आर्मेचर कुंडली नचता है तो उसको नचने को ही क्या कहते हैं विज्ञान में? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो जब ये कुंडली नचता है तो इस चालक में जल में उत्पन्न होता है चक्करदार, तो लिखेंगे जल में उत्पन्न चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भंवर धाराएँ कहते हैं। तो भंवर धाराएँ समझ में आ गया होगा कि भंवरे धाराएँ मतलब देखिए, भंवर माने भंवरे के आकार जैसा, उसके अंदर जो कुंडली नचेगा ऐसे गोलाकार हो जाता है, तो भंवर के आकार का जैसे हो जाता है तो उसमें जो उत्पन्न धारा होता है उस धारा को ही भंवर धाराएँ कहते हैं। अब भंवर धाराएँ का उपयोग कहाँ करते हैं, थोड़ा उनके उपयोग के बारे में भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे, भंवर धाराएँ का उपयोग। अब इनका उपयोग क्या है, अब उपयोग के बारे में भी समझ लेते हैं। तो अब इनका भंवर धाराएँ का जो उपयोग है वह निम्न है। निम्न मतलब यहाँ पहला लिखेंगे, पहला इनका उपयोग है,
जो भंवर प्रबल धाराओं से ट्रेन के पहिए की गति को रोका जाता है। जो ट्रेन के पहिए जब गति करते हैं उसको रोकने के लिए प्रबल जो है भंवर धाराएं की आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रबल भंवर धाराओं से ट्रेन के पहिए की गति को रोका जा सकता है। तो पहला समझ में आ गया होगा कि भंवर धाराओं से ट्रेन के पहिए की गति को क्या होता है, रोका जा सकता है। अब इसका दूसरा उपयोग क्या है, तो भंवर धाराओं से जो उत्पन्न ऊष्मा से धातुओं को पिघलाया जाता है। तो अब यहाँ दूसरा उपयोग भी लिख लेंगे। दूसरा उपयोग है भंवर धाराओं से उत्पन्न ऊष्मा से धातुओं को पिघलाया जाता है। तो यहाँ दो जो है भंवर धाराओं का उपयोग बताया गया। तो ये दोनों जो है भंवर धाराओं का उपयोग आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। 2 बार पढ़िए, आपको यह उपयोग क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट जो है इसका पाठ का हेडिंग है। अब इसका हेडिंग है जो है स्वप्रेरण और अनियोय प्रेरण में अंतर क्या है। तो अब दोनों में अंतर पढ़ लेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो यहाँ लिखेंगे, हेडिंग नोट करेंगे, स्वप्रेरण तथा अनियोय प्रेरण में अंतर। अब ये दोनों में क्या अंतर है, अब अंतर भी समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो है 2 कॉलम बनाएंगे और एक कॉलम में क्या लिखेंगे, स्वप्रेरण, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे अनियोय प्रेरण। यहाँ लिखेंगे स्वप्रेरण और यहाँ लिखेंगे अनियोय प्रेरण। तो स्वप्रेरण किसे कहते हैं बताया जा चुका है। स्वप्रेरण अनियोय प्रेरण क्या होते हैं, तो आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के उस भाग का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पहला जो अंतर क्या होगा, तो स्वप्रेरण में याद रखिए, स्वप्रेरण में एक कुंडली होता है। स्वप्रेरण में क्या होता है, एक कुंडली होता है, और अनियोय प्रेरण में जो होता है 2 कुंडली होता है। लिखेंगे इसमें केवल एक कुंडली होता है। इसमें कितने, इसमें केवल एक कुंडली होता है, एक कुंडली होता है। इसमें केवल एक कुंडली होता है। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें 2 कुंडली होता है। यहाँ लिखेंगे इसमें, माने अनियोय प्रेरण में कितने कुंडलियाँ होती हैं, 2 होते हैं। तो लिखेंगे इसमें 2 कुंडली होता है। 2 कुंडली का नाम क्या है, प्राथमिक कुंडली होता है, और क्या होता है, द्वितीयक कुंडली होता है। इसमें 2 कुंडली होता है। और दोनों कुंडली का नाम आप लोग जानते होंगे, पहला का नाम क्या है, प्राथमिक कुंडली है, और दूसरा का नाम क्या है, द्वितीयक कुंडली है। अब यहाँ दूसरा अंतर होगा, जब कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसी कुंडली में जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा बहता है। इसमें लिखेंगे, इसमें किसी कुंडली में, इसमें लिखेंगे, इसमें किसी कुंडली में
किसी कुंडली में क्या करेंगे, बहने वाली धारा में, इसमें किसी कुंडली में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा में परिवर्तन करते हैं, में परिवर्तन, बहने वाली धारा में परिवर्तन होता है तो उसी कुंडली में, उसी कुंडली में क्या होता है, प्रेरित धारा बहने लगता है, प्रेरित धारा बहने लगता है, धारा बहने लगता है, बहने लगता है। तो एक बार और समझेंगे। इसमें किसी कुंडली में, मतलब एक ही कुंडली है तो एक ही में किसी कुंडली में बहने वाली धारा में क्या किया जाएगा, परिवर्तन होता है, तो उसी कुंडली में जो है प्रेरित धारा बहने लगता है। अब यहाँ पे इसका दूसरा अंतर क्या है, तो इसमें लिखेंगे किसी कुंडली में बहने वाली धारा। अब यहाँ लिखेंगे किसी कुंडली में बहने वाली धारा, धारा के मान में परिवर्तन होता है तो द्वितीयक कुंडली में, क्योंकि इसमें दो कुंडली होता है, इसलिए द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती हैं। तो किसी कुंडली में इसमें बहने वाली जो धारा का मान में जब परिवर्तन किया जाता है तो द्वितीयक कुंडली में, इसमें क्योंकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन करेंगे तो द्वितीयक कुंडली में जो है क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित वैद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा जो है धारा बहने लगता है। तो किस कुंडली में धारा बहता है, तो द्वितीयक कुंडली में जो है धारा उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ तीसरा अंतर समझेंगे। तीसरा अंतर है, प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित करता है। इसमें लिखेंगे प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को क्या करता है, प्रभावित करता है। और इसमें लिखेंगे तीसरा कि प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित नहीं करता है। तो लिखेंगे प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित नहीं करता है। तो तीन जो है यहाँ पर अनियोई प्रेरण स्वयं प्रेरण का अंतर बताया गया। तो ये तीनों आसान अंतर है, इसे 2 बार पढ़िएगा तो आपको यह अंतर क्या होगा, याद हो जाएगा। तो स्वयं प्रेरण गुणांक और अनियोई प्रेरण गुणांक में अंतर जो है समाप्त हो गया। तो आज का जो है पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह जो लाइव क्लास चल रहा है आपके लिए ही यह लाइव क्लास चलाया
जा रहा है। तो आज जो है चैप्टर हो गया समाप्त। तो कल हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 6 का न्यूमेरिकल, जो एनसीईआरटी अभ्यास का हल होगा। तो कल वाला जो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।